नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई वीडियो लेके आइए। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं येस बैंक के ऊपर, क्योंकि येस बैंक आप सभी जानते हैं एक टाइम येस बैंक नो बैंक नाम से जाना जाता था। आज वो नो बैंक नहीं है, आज येस बैंक ही है, क्योंकि येस बैंक ने जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़े, तो वो देखने वाला बात है, क्योंकि कंपनी लगातार ग्रोथ करके आज अच्छा खासा एक बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहा है। जैसे कंपनी के सबसे पहले मैं क्वार्टर रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। देखिए, इस चीज को देखकर ही आपको सारे डेटा क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यस बैंक ने किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, खुद को रिकवरी किया। जैसे आप देखेंगे, हाँ, जितना कंपनी की हालत खराब हुआ है उसको रिकवरी करना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी कंपनी अभी जो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, वो पहले से, मतलब जहां से राणा कपूर जी ने इस कंपनी का हालत खराब कर दिया था, तब से लेकर आज बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है। देखिए, जून 2021 में 4,500 करोड़ का टोटल रेवेन्यूज था। उसके बाद मार्च 2022 में 4,900 करोड़ का टोटल रेवेन्यू बना, और मार्च 2023 में वो कितना बना, 6,200 करोड़। और अभी कितना है, 7,400 करोड़। मतलब रेवेन्यूज लगातार बढ़ते चले गए। उसके साथ साथ इंटरेस्ट, इनकम्स, एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, तो देखिए 204 करोड़ पहले था, बीच में 300 करोड़ हो गया था। अभी देखिए और भी पिछले सालों में 206 करोड़ बना था, इस बार 470 करोड़ के आसपास बना। मतलब क्या है, बीच में कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम क्यों हो गया था? देखिए, प्रॉफिट तो कम हुआ था, मगर एक चीज बहुत शानदार हुआ था। वो क्या है? देखिए, 2021 में एनपीए जो था वो 5.78 हो गया था, और 2022 में एनपीए कितना हुआ, 4.53। 2023 में कितना बना, 0.83। अभी कितना है, 0.60। मतलब एनपीए का जो परसेंटेज है वो कई हद तक कम हो चुके हैं। और कोई भी बैंक्स के लिए, कोई भी फाइनेंस कंपनी के लिए उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एनपीए। कितना भी आप काम कर ले, कितना भी आप काम कर ले, अगर आपका एनपीए ज्यादा है तो आप बुरी तरीके से फंसोगे। एनपीए के एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको हमेशा देता हूँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मान के चलिए एक बिजनेस है आपका, आपने 3 व्यक्ति को लोन दिया। तो 3 व्यक्ति को लोन कितना दिया, 100 रुपीज करके। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको 100 रुपीज करके लोन नहीं देना है। तो 100 रुपीज करके मैं तीनों व्यक्ति को लोन लोन दिया। तो आपने कहा कि मुझे 100 रुपीज में 10 टका चाहिए, मतलब मुझे 10% का काम इंटरेस्ट चाहिए। तो आपको वापस लोगों को कितना करना है, 110 रुपीज करके। तो टोटल आपको कितना मिलेगा, आपको टोटल मिलने वाला है 330 रुपीज, क्योंकि 300 रुपीज आपने दिया और 10-10 करके 330 टोटल आपका इनकम होगा। तो बेसिकली देखा तो एक व्यक्ति ने तो पेमेंट किया, चलो ठीक है, 2 व्यक्ति ने भी पेमेंट किया, तो आपके पास 220 रुपया आ गया। मगर तीसरी व्यक्ति ने क्या किया, जो इंस्टॉलमेंट दे रहा था उसमें आपको 50 रुपया दिया। उसके बाद आपको बोल रहा है कि मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा और नहीं दे पाऊंगा। तो आपका कितना घाटा होगा? तो इसके साथ और भी 50 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 270। तो आपको मिलना कितना चाहिए था, 330, और आपको मिला कितना, 270। तो आपको कितना नहीं मिला, 50 रुपीज नहीं मिला। चलो छोड़ ही देता हूँ मैं इंटरेस्ट के बाद। तो भी आपको कितना कम मिला, 30 रुपीज कम मिला। आपके मेन जो मदर जो पैसा था उससे भी 30 रुपीज कम मिला। तो ये जो पैसा नहीं मिला, वो आपके लिए क्या बन गया, आपके लिए बन गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम होगा उतना ही आपके लिए खासियत पॉइंट है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एज ए इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बेसिकली कंपनी के ऊपर ये पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, जो पहले बहुत ज़्यादा था आज बहुत हद तक कम हुआ है। तो इतने सारे पॉइंट्स मैं डीपली इसीलिए रिसर्च किया, सॉरी इसीलिए आपके साथ शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, कि वो लोग यही सोचते हैं कि प्रॉफिट अच्छा है, चलो अच्छा है। मगर उसके साथ साथ और कौन सा पॉइंट देखना है, वो जरूर आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इसीलिए ट्रस्ट कर रहे हैं, पहले ट्रस्ट नहीं कर रहा था, आप खुद ही देख सकते हैं। एफएस के पास 11% होल्डिंग था, आज कितना है, 28%। और डीएस के पास 43% होल्डिंग था, आज कितना है, 38%। मान लेता हूँ कुछ क्वांटिटी बेचा गया है, मगर पब्लिक के पास जितना होल्डिंग था उससे होल्डिंग को कम हो गया। तो माल किसने खरीदारी की है, माल खरीदारी की एफएस ने, क्योंकि एफएस को पता है कि इस कंपनी फिर से रीबैक एंड बाउंस बैक कर सकते हैं। तो बेसिकली येस बैंक के ऊपर जब मुझे ट्रेड मिला, वो किस तरीके से ट्रेड मिला, देखिए, एक और दो दो बाइंग कैंडल बना, मतलब दो पॉजिटिव कैंडल है, दो ग्रीन कैंडल है, और दोनों ग्रीन कैंडल को मैंने जो मार्किंग किया,
तो टोटल मार्किंग निकल के आया 32%। तो बेसिकली 32% का जब रेंज बना तो मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ इस तरीके से पैटर्न्स में, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, नीचे लेवल का मतलब जहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्टिंग हुआ था उस नीचे लेवल को टच करेंगे उस जगह पे बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा टारगेट। तो देखिए एंट्री तो बन चुके हैं, अभी टारगेट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी इस लेवल तक जाएगा तो टारगेट जरूर मिलेगा, तो इसके लिए टाइम मुझे लगेगा, तो बाकी मैं इंतजार करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट यही है कि सर फाइनेंस कंपनी है तो इस कंपनी क्या आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत बड़े से बड़े प्लेयर हैं। देखिए मैं पहले बता दूं, एक चीज़ को पहले समझिए, कंपनी की अगर पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो टोटल ओवरऑल जो कंपनी फाइनेंस इंडस्ट्रीज में है टोटल 184 फाइनेंस कंपनी है, 184। उनमें से कंपनी का रैंकिंग कहाँ पे है, 8 नंबर में। चलो इसका फाइनली रैंकिंग कहाँ पे मैं वो आपको दिखा ही देता हूँ। अगर मैं फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर जाऊँ और मैं टोटल डिटेल्स दिखा दूँ तो आपको दिखेगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको लिस्ट में बहुत नीचे दिखेगा, क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। तो ओवरऑल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ पे है, यहाँ पे लिस्ट में तो देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली ओवरऑल इसका मार्केट कैप देख लेते हैं, मार्केट कैप कितना है, करीबन 7,000 करोड़। तो 7,000 करोड़ के रेंज में जाकर देखना पड़ेगा। तो बेसिकली इतने सारे मार्केट कैप में दिख रहा है तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे और भी नीचे जाना पड़ेगा, मुझे सेकेंड लिस्ट में जाना पड़ेगा। सेकेंड लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे शायद आपको देखने को मिल जाए तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो बेसिकली सॉरी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बेसिकली आपको रैंकिंग वाइज इसी लिस्ट के अंदर देखने को मिला। तो देखिए कंपनी से कितना पॉजिटिवली ग्रोथ है वो मैं आपको बता दूं। देखिए अगर देखा जाए तो कंपनी का नेट क्वार्टरली सेल्स जो है उसके आंकड़े के बारे में बात करूं तो सेल्स बहुत तगड़ा है, 37% के आसपास है। मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो चुके हैं। कितना कम हुआ जो आपका यहाँ पे दिखेगा, देखिए पिछली बार जो कंपनी के सेल्स हुआ था इस बार सेल्स बढ़ चुके हैं। कंपनी के एक्सपेंस लगातार देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस को कंपनी मिटाया, और कंपनी के इस पर एक्सपेंस इस बार डबल हो चुके हैं। और इसी कारण की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। पिछले बार 298 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो प्रॉफिट कम होकर 281 करोड़ के आसपास बन चुके हैं, मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी वोलेटिलिटी कर रहा है, मतलब एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो वो रेंज कौन सा है, चलो वो मैं आपको सबसे पहले दिखाया था टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में। देखिए बहुत दिनों के बाद मुझे एक ट्रेड मिला, वो कुछ लंबा जर्नी के हिसाब से। लंबा जर्नी का मतलब क्या है, जब से कंपनी ओपनिंग हुआ था, मतलब जब से कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था उसके बाद कंपनी ऊपर गए, एक रेंज क्रिएट किया, और उसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग बिग कप बना। और कप बनने के बाद देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बना, एक बिग कप बना, और उसके बाद एक छोटा सा एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ, एक छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट हुआ, और ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। तो इस जगह पे मैंने क्या किया, एंट्री ले लिया। और एंट्री लेने के बाद देखिए मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ इस रेंज को ब्रेकआउट करने का, मगर इस रेंज को ब्रेकआउट कंपनी कर नहीं पा रहा है। क्यों क्यों कर नहीं पा रहा है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में अगर किसी भी कंपनी को उठा कर देख लेना तो किसी भी फाइनेंस कंपनी में अब आज उतना तेजी से ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है। जब सेक्टर फिर से वापस ऊपर जाने का कोशिश करेंगे तो फिर से एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से वॉल्यूम बन रहा है, तो इस लेवल को अभी ब्रेकआउट करके ही छोड़ेगा। अगर ब्रेकआउट करे तो एक बिग जर्नी देखने को मिलेगा, और जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो एक लंबा सा जर्नी है, करीबन 1000 के आसपास, क्योंकि मेरे एंट्री हो चुके हैं 550 के आसपास, और टारगेट रहेगा 1000 के आसपास। तो आई होप आपको भी इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिवली थिंकिंग मिला है, तो जरूर डीपली रिसर्च करके आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक बेसिकली देखा जाए तो कहने में तो कंपनी प्राइवेट बैंक है, और कंपनी का एक्चुअली ओनर जो है देखा जाए तो गवर्नमेंट है, क्योंकि 94% जो होल्डिंग है इनमें से एलआईसी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों के पास ही पूरा का पूरा 94% होल्डिंग है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग है एलआईसी के पास, उसके बाद जो होल्डिंग है पब्लिक के सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर मैं प्रोमोटर को चेक करूँ तो एलआईसी के पास कितना होल्डिंग है, 49%, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितना होल्डिंग है, 45%। तो ओवरऑल अच्छा खासा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अभी दो पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। पहली बात, कंपनी के दो पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर क्या लगा, थोड़ा सा वीक लगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो रिजर्व है वो रिजर्व तो ठीक ठाक है, अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है वो देखिए, एक टाइम कंपनी के ऊपर 3 लाख करोड़
3,35,000 करोड़ के आसपास कंपनी का 3,25,000 करोड़ का टोटल कितना है रिजर्व बढ़ा था, सॉरी बोरिंग्स बढ़े थे। आज वो बोरिंग्स कहाँ तक आ चुके हैं, 2,65,000 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी के खुद के कर्जा कम हुआ है। तो जब कोई बैंकिंग के कर्जा कम हो रहा है, मतलब बैंक लोन खुद लेना बंद कर रहा है, कम कर रहा है, तो इसका मतलब उसका लोन देने का कैपेसिटी भी कम हो रहा है। तो कोई भी बैंक का काम क्या है, मान के चलिए आप लोन देने का काम कर रहे हैं, आपके पास इस बार 1,000 रुपीज़ है, तो इस 1,000 रुपीज़ से आपने लोन दे दिया। तो नेक्स्ट ईयर में अगर फिर से 1,000 रुपीज़ में आप लोन देंगे तो आपका अर्निंग तो होगा, मगर इन्फ्लुएंस के हिसाब से आपका अर्निंग नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको 1,000 को 2,000 करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद 3,000 करना पड़ेगा। मतलब हर साल आपको बढ़ाते चले जाना है। तो ओवरऑल बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी ने थोड़ा सा बोरिंग्स को कम लिया। अभी कंपनीज के ऊपर एज ए क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी इस बार भी क्वार्टर रिजल्ट अच्छा खासा किया। रेवेन्यूज, इंटरेस्ट और कंपनी के एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का हाथ में नेट प्रॉफिट 1,200 करोड़ से 1,600 करोड़ तक पहुंचा। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट को ग्रोथ किया, और यही कारण की वजह से मुझे लगता है कंपनी में एक पॉजिटिवली जर्नी देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि आईडीबीआई बैंक के ऊपर जब मुझे ट्रेड मिला था वो मैं आपके साथ शेयर भी किया था, क्योंकि एक लंबा सा जर्नी के बेसिस में एक कप विद 100 मिला, क्योंकि यहाँ पे एक बिग कप मिला, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न मिला, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और कंपनी ऊपर भी गया था, और अभी देखिए एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा और टारगेट को अचीव करेंगे। तो टारगेट अचीव होगा तो 73% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। आईडीबीआई बैंक के ऊपर एक गुड अपडेट है। देखिए इंडियस आईडीबीआई बैंक क्लेम कर चुके हैं, वो भी इनकम टैक्स ऑफिस में। वो क्लेम कितना किया, $12 मिलियन का, और वो भी टैक्स रिफंड का। मतलब टैक्स का जो रिफंड है उसका क्लेम कर चुके हैं। अगर इस पैसा बैंक में आए तो बैंक में एक कैश, मतलब कैश जो इक्विपमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो अब इसलिए गुड पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के बेसिस में भी कंपनी आगे बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम देखिए प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिमिटेड। तो प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिमिटेड जो है वो बेसिकली शानदार परफॉर्मेंस किया, 450 से 3,000, 3,500 तक गया। तो ये जो जर्नी के, इस जर्नी के कारण कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बिग गुड डिसीजन लिया। वो गुड डिसीजन क्या है, कंपनी 21 तारीख को एक के बदले 5 शेयर देने वाला है। मतलब कंपनी खुद के स्प्लिट करने वाला है। एक के बदले 5 शेयर का मतलब है कंपनी 10 का फेस वैल्यू को 2 रुपया करने जा रहा है। तो ये था कुछ गुड अपडेट्स। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।